सोशल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। इस कक्षा में हम 10वीं कक्षा के इतिहास विषय से संबंधित 3 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद और तीसरा मुद्रण संस्कृति से संबंधित है। तीनों चैप्टर्स एनसीईआरटी आधारित विषय वस्तु से लिए गए हैं। इन तीनों चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। आइए इस प्रश्नावली को हम चैप्टर वाइज ध्यान से एक एक प्रश्न पर चर्चा करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित है और प्रश्न है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? इसका उत्तर है 4 चित्रों की। दूसरा प्रश्न है नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया? इसका उत्तर है 1797 में 1797। तीसरा प्रश्न ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है या किस तरह की शासन व्यवस्था कहलाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्रजातंत्रवाद, संसदवाद, निरंकुशवाद या कल्पनावाद। तो ये ना तो प्रजातंत्रवाद हो सकती है, ना संसदवाद हो सकती है, ना कल्पनावाद हो सकती है। तो इसका उत्तर है निरंकुशवाद, क्योंकि निरंकुश शासन में शासक अपनी मनमानी करता है, उसके शासन पर कोई अंकुश नहीं होता, इसीलिए उसके शासन को निरंकुशवाद कहते हैं। यह तानाशाही व्यवस्था से मिलता जुलता शासन है। अगला प्रश्न है कि किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा बुलाई गई थी या सभा की गई थी? इसका उत्तर है सेंट पॉल चर्च। अगला प्रश्न है अर्श रेनन किस देश का दार्शनिक था? अर्श रेनन एक महान दार्शनिक था और वह फ्रांस का था, अर्थात अर्श रेनन फ्रांस का दार्शनिक था। अगला प्रश्न है उदारवाद यानी लिबरलिज्म किस भाषा के मूल शब्द अर्थात लिबर पर आधारित था? यानी उदारवाद जो शब्द है इसे अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं और लिबरलिज्म जो वर्ड है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि मूल शब्द लिबर से लिया गया है और लिबर शब्द जो है वो लातिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि किस विचार ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया? इसका उत्तर है पितृभूमि सिद्धांत या पितृभूमि विचार या नागरिक विचार या तिरंगा झंडा और चौथा ऑप्शन है इसका उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। इन सभी ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, चाहे वो पितृभूमि का सिद्धांत हो, चाहे नागरिक या नागरिकता का विचार हो या फिर झंडा या तिरंगा झंडे का जो है विचार हो। इन सभी ने लोगों को एक समुदाय के रूप में रहने के लिए तैयार किया, प्रेरित किया। अगला प्रश्न है कि यूनानी स्वतंत्रता के लिए कब संघर्ष आरंभ हुआ या संघर्ष कब आरंभ हुआ? इसका उत्तर है कि यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ और फिर बाद में यूनान स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। 9वां प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया था?
तो ये प्रश्न जो है फ्रांस से संबंधित है, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हम पढ़ते हैं तो इसमें फ्रांस को हम सबसे पहले लेके चलते हैं, क्योंकि फ्रांस में 1789 में क्रांति होती है और क्रांति के बाद वहाँ पर राष्ट्रवाद का विचार पनपता है और जो सभी को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित एक राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। फिर हम इसमें जर्मनी, इटली, यूनान जैसे राष्ट्रों के बारे में, उन राष्ट्रों के बनने के बारे में आगे जानते हैं और फिर उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति का एक झंडा था, जिस झंडे के तले या जिस झंडे के नीचे क्रांतिकारी इकट्ठे हुए और उनमें एकता का भाव पैदा हुआ और वो झंडा जो था तिरंगा था, उसमें 3 रंग थे। फ्रांसीसी क्रांति का जो झंडा था वो 3 रंग का था। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन की हार कब हुई? तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है, नेपोलियन की हार 1815 में हुई। यह हार वाटरलू के युद्ध में हुई, यानी 1815 में जो लड़ाई हुई थी उसे वाटरलू की लड़ाई कहते हैं और ये वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन के लिए आखिरी लड़ाई साबित हुई और इस युद्ध में नेपोलियन जो है वो हार गया। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने कितने राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है, यानी कि नेपोलियन ने हारने से पहले, जब 1815 में हार गया तो उससे पहले उसने 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ स्थापित किया था, 39 स्टेट्स का। 12वां प्रश्न है, जैकोबिन दल का संबंध किससे था? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि जैकोबिन दल का संबंध फ्रांस से था, यानी ये वही दल था जिसके नेतृत्व में फ्रांस में क्रांति हुई और इस जैकोबिन दल का जो नेता था वो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर के नेतृत्व में फ्रांस में क्रांति होती है और जब फ्रांस की क्रांति सफल हो जाती है और वहाँ लुई 16वां का शासन पलट दिया जाता है और लुई 16वें को शासन से हटा दिया जाता है और बाद में फिर उसे फांसी पे जो है चढ़ा दिया जाता है, तो फिर वहाँ रॉबेस्पियर का शासन शुरू होता है, जो कि जैकोबिन दल का ही नेता था। अगला प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने के लिए कुस्तुनतुनिया संधि कब हुई? इसका उत्तर है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने के लिए कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई। यहाँ पर यूनान की स्वतंत्रता से पहले से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पहले भी आया है और प्रश्न था कि यूनान ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब शुरू किया? तो वो 1821 में उसका उत्तर था कि 1821 में यूनान ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ना शुरू किया और 1832 में यूनान को स्वतंत्रता मिल गई, आज़ादी मिल गई और ये आज़ादी उसे कुस्तुनतुनिया की संधि के आधार पर मिली और ये कुस्तुनतुनिया की संधि जो है 1832 में हुई। अगला प्रश्न है, संधि से संबंधित ही है, वियना संधि कब हुई? यानी कि वियना संधि, संधि क्या है? एक संधि एक तरह से लिखित समझौता होता है जिसमें शांति स्थापित करने के जो मुद्दे होते हैं उनमें बातचीत होती है कि किसी क्षेत्र में हम कैसे शांति स्थापित करें और इसके लिए जो है एक समझौता होता है, जैसे संधि कहते हैं। तो विश्व में बहुत सारी संधियाँ हुई हैं और बहुत सारी संधियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें एक संधि है वियना संधि। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है और वहाँ पर यह संधि हुई 1815 में। वियना संधि 1815 में हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई? तो लॉर्ड बायरन की मृत्यु 1824 में हुई। अगला प्रश्न है, जाल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? जाल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना 1834 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 मई 1800
1948 को कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में स्थान ग्रहण किया या उसमें भाग लिया? 18 मई 1848 को कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में स्थान ग्रहण किया? इसका उत्तर है 831 सदस्यों ने। 831 members participated in Frankfurt Parliament session in 1848। अगला प्रश्न है, नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब की गई? नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा 1871 में की गई। अगला प्रश्न है, इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा कब घोषित किया गया? इसका उत्तर है कि इमैनुअल सेकेंड या इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा 1861 में घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ ब्रिटेन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे हम, का गठन कब हुआ था? तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ ब्रिटेन यूनियन एक कानून था जिसके द्वारा वहाँ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ 1707 में, 1707। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। आयरलैंड को जबरदस्ती यूके में अर्थात यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था 1801 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश बाल्कन क्षेत्र में शामिल था? तो बाल्कन क्षेत्र में ये जो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, रोमानिया, यूनान, बोस्निया, हर्जेगोविना और उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सभी जो क्षेत्र हैं, सभी जो देश हैं, चाहे वो रोमानिया हो या फिर वो यूनान हो या फिर बोस्निया हो, है ना, बोस्निया हर्जेगोविना, ये सभी जो है बाल्कन क्षेत्र कहलाते हैं। ये बाल्कन क्षेत्र से मतलब उन देशों से है या उन राज्यों से है जो एक जो यूनानी साम्राज्य था उसके टूटने के बाद बना। ग्रीक एम्पायर हुआ करता था और वो एम्पायर एक जो है टूट गया था और उसके टूटने के बाद वहाँ पर कई अलग अलग जो है देश अस्तित्व में आ गए थे। तो इन सभी देशों को जो एक साम्राज्य के टूटने के बाद बने उन्हें हम बाल्कन क्षेत्र कहते हैं या बाल्कन कंट्री कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता की विशेषता निम्न में से कौन सी थी? नेपोलियन ने एक संहिता बनाई, एक कोड बनाया 1804 में, और उस कोड का मतलब है कि एक तरह से उसने एक संविधान बनाया, एक संविधान लिखा और जिसके तहत उसने समानता पर बल दिया, कानून के समक्ष समानता। उसको नेपोलियन कोड का बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से प्रावधान था और उसके तहत उसने विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, क्योंकि फ्रांस में विशेष अधिकार थे दो वर्गों के पास, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के पास, जो कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग था। और जो तीसरा वर्ग था जिसको थर्ड स्टेट कहते हैं, जिसमें मजदूर, किसान, व्यापारी और कामगार, दस्तकार ये लोग शामिल थे, उन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। तो इस तरह से वहाँ पर एक तरह से असमानता की स्थिति थी और उस असमानता की स्थिति को नेपोलियन ने समाप्त किया अपने नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के द्वारा। तो इसकी कुछ खास विशेषताएं थी। नंबर एक समान राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन किया गया कि पूरे फ्रांस में एक जैसी मुद्रा प्रचलित की गई। पहले वहाँ पर अलग अलग तरह की मुद्राएं चलती थी अलग अलग राज्यों में। अब वहाँ क्योंकि अब फ्रांस एक राष्ट्र बन गया तो वहाँ पर एक राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन किया गया। दूसरा प्रशासनिक विभाजनों का सरलीकरण किया गया। वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए, कुछ सुधार किए गए, जिसमें एक तरह से सरलीकरण पर जोर दिया, प्रक्रिया को सरल बनाया गया ताकि लोगों को कोई कठिनाई ना हो।
तीसरा इसकी विशेषता यह थी कि सामंती व्यवस्था की समाप्ति की गई, यानी कि वहाँ जो सामंतवाद था उस सामंतवाद को खत्म किया गया। तो इस तरह से डी इसका जो ऑप्शन है वो है कि उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जो है वो है उपरोक्त सभी, कि ये जितनी भी जो तीनों इसमें विशेषताएं बताई गई है, ये तीनों विशेषताएं नेपोलियन कोड में थी। इसके अलावा और भी विशेषता थी, जैसे कि समानता का सिद्धांत था, विशेष अधिकारों की समाप्ति हो गई थी, और जन्म के आधार पर जो अधिकार मिलते थे उनको समाप्त कर दिया गया था, और योग्यता को जो है महत्व दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता की निम्न में से कौन सी, ये भी दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। इसमें कुछ दूसरी विशेषताएं हैं जो ऊपर वाली में नहीं आ पाई हैं। तो नंबर 1, जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। बी, कानून के समक्ष बराबरी के सिद्धांत को अपनाया गया कि सभी कानून की दृष्टि में बराबर है और कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा जो सिद्धांत था या विशेषता थी नेपोलियन संहिता की, वो थी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाना। संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया गया था। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, कानून के समान सामने बराबरी का सिद्धांत अपनाया गया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया। ये अर्नस्ट रेनन पहले भी आया था, उसमें पूछा गया था कि अर्नस्ट रेनन किस देश का दार्शनिक था। तो इसका उत्तर फ्रांस का था। अब दूसरा क्वेश्चन अर्नस्ट रेनन से जुड़ा हुआ है, और क्वेश्चन है कि अर्नस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था। तो इसका उत्तर है अर्नस्ट रेनन ने सारबान विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। बहुत सिंपल है, 1789। 1789 क्रांति का संबंध किस देश से था, ये भी बहुत सिंपल है। 1789 की जो क्रांति हुई वो फ्रांस में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, अगले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। आइए एक नज़र उन पर भी डालते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। तो इसका उत्तर फ्रांस का शासक था। एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ किसने तैयार किया। उत्तर है एंड्रियास रेबमान ने। तीसरा प्रश्न है इसमें 1804 की नागरिक संहिता किस नाम से जानी जाती है। बहुत सिंपल है, यह नेपोलियन संहिता के नाम से जानी जाती है। चौथा प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली। तो इसका जो उत्तर है वो है कि जर्मनी की जो प्रक्रिया थी, एकीकरण की प्रक्रिया, वो 1866 से 1871 तक चली। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में ऑटो बिस्मार्क ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्मनी भी एक टूटा फूटा जो है राज्य था, वो कई राज्यों में विभाजित था, जिसको बिस्मार्क ने अपनी सूझबूझ से, अपने कौशल से, अपने पराक्रम से एकजुट किया और उसे एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत राष्ट्र बनाया। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी चली। इसको एक मजबूत राष्ट्र बनने में जर्मनी ने लगभग जो है कम से कम 5 साल लिए। अगला प्रश्न है जुसेपी मेत्सिनी ने कौन से 2 गुप्त संगठनों की स्थापना की। इसका उत्तर है कि जुसेपी मेत्सिनी ने 2 संगठन बनाए। पहला था यंग इटली, दूसरा था यंग यूरोप। इन दोनों ही संगठनों के द्वारा उसने यंग या युवा लोगों को अपने साथ और अपने विचारधारा के साथ जोड़ने का कार्य किया और वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना को लोगों में जो है जगाया। यंग इटली क्या था। यंग इटली क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना ज्यूसेपी मैत्सिनी ने की। यंग यूरोप क्या था, ये भी वही उसी का से उत्तर बरा लगभग वही है। यंग यूरोप ज्यूसेपी मैत्सिनी द्वारा स्थापित क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। 8वां प्रश्न है फ्रांस की क्रांति के बाद स्टेट जनरल का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था। तो इसका उत्तर है सक्रिय नागरिकों के द्वारा, है ना। वहाँ नागरिकों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक सक्रिय और दूसरे निष्क्रिय, एक्टिव इनएक्टिव। तो वहाँ पर राइट टू वोट जो था, वोटिंग राइट, वो सिर्फ सक्रिय सदस्यों को या सक्रिय नागरिकों को ही दिया गया, निष्क्रिय नागरिकों को वो राइट टू वोट नहीं दिया गया। तो यही सक्रिय सदस्य नागरिक ही
स्टेट जनरल का चुनाव करते थे। ये स्टेट जनरल क्या थी? स्टेट जनरल जो था ये एक तरह से वहाँ की पार्लियामेंट थी, ठीक है, जिसके लिए जिसके सदस्य चुने जाते थे सक्रिय सदस्यों के द्वारा, सक्रिय नागरिकों के द्वारा। 9वां प्रश्न है नेपोलियाई या नेपोलियन युद्धों की शुरुआत कब हुई? नेपोलियन ने युद्धों की शुरुआत 1797 में की। 1797 में उसने युद्धों की शुरुआत कर दी, जब वो फ्रांस का एक तरह से शासक बन गया। अपने आप को उसने फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया, और फिर वो जो है उसने युद्ध अभियान अपना शुरू कर दिया फ्रांस के विस्तार के लिए, यानी कि उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। 10वां प्रश्न है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक हुई? तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 1859 से 1870। एकीकरण से जुड़ा एक पहला प्रश्न भी आया है, लेकिन वो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में है। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया 1866 से 1871 तक चली थी, लेकिन इटली की एकीकरण की प्रक्रिया 1859 से और 1870 तक चली थी। लगभग दोनों का जो है टाइम पीरियड लगभग बराबर था, समकालीन था। प्रश्न 11 प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब बनाया गया? 1871 में, जनवरी 1871 में राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया था। इसके बाद यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में तथा कब हुआ? इसका उत्तर है कि यूरोप में इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में। ये जो औद्योगिक क्रांति आई, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, ये इंग्लैंड में शुरू हुई थी 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में, यानी 1750 के बाद। 13वां प्रश्न है फ्रांस और जर्मन राज्यों में औद्योगिक क्रांति का आरंभ कब हुआ? फ्रांस और जर्मन राज्यों में औद्योगिक क्रांति आई 19वीं शताब्दी में। इंग्लैंड में आई 18वीं शताब्दी में, फ्रांस और जर्मन राज्यों में औद्योगिक क्रांति आई 19वीं शताब्दी में। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है, यानी कि जो न्याय की देवी है उसकी हाथ में तराजू बंधा, हाथ में तराजू वो थामे हुए है और आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, जिसका मतलब है न्याय का प्रतीक। वो न्याय करेगी और वो किसी भी व्यक्ति को की जाति या धर्म या उसका रंग या उसका वंश या उसका नस्ल नहीं देखेगी जब जज फैसला सुनाएगा या फिर न्याय करेगा। 15 प्रश्न में है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अर्थात संसद कब बुलाई गई थी? 1848 में। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ठीक है। 17 इसमें 831 लोग सदस्यों ने भाग लिया था। प्रश्न 17 है इंग्लैंड में शानदार क्रांति या फिर ये जो है गौरवशाली क्रांति या रक्तहीन क्रांति कब हुई थी? तो ये 1688 में इंग्लैंड में एक क्रांति हुई जिसे शानदार क्रांति कहते हैं, या फिर जिसको गौरवशाली क्रांति कहते हैं, या फिर तीसरा नाम और है इसका, वह रक्त विहीन क्रांति, यानी कि उसमें ब्लड लेस रेवोल्यूशन थी। ये इसमें खून की एक बूंद भी नहीं बही थी और एक शांतिपूर्ण तरीके से हुई, और ये क्रांति 1688 में हुई। इस क्रांति के का परिणाम ये निकला कि इंग्लैंड में राजतंत्र को, जो कि एक निरंकुश राजतंत्र था, उसे सीमित राजतंत्र में तब्दील कर दिया गया और चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा महत्व दिया गया। पार्लियामेंट की स्थापना की गई और पार्लियामेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। 18वां प्रश्न है वियना सम्मेलन कब हुआ? ये 1815 में हुआ। पहले भी हमने ये क्वेश्चन आ चुका है, उसको डिस्कस कर लिया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। रिपीटेड क्वेश्चन है। 20वां प्रश्न है फ्रांस में क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर लुई 16वां है। जब वहाँ फ्रांस में क्रांति शुरू हुई तो वहाँ लुई 16वें का शासन था। यह किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये शब्द हैं मैटरनिक के। मैटरनिक ने यह कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी कि फ्रांस का पूरे यूरोप पर जो है असर होता है। अगर कोई भी घटना फ्रांस में होती है तो उसका पूरा असर जो है यूरोप पे होता है। 22वां प्रश्न है इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है काउंट कावूर, क्योंकि काउंट कावूर ने भी इटली के एकीकरण में वही ऐसी भूमिका निभाई जैसी बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है शुल्क संघ जालवेराइन कब स्थापित किया गया?
तो ये 1834 में स्थापित किया गया जालवेराइन शुल्क संघ। यूजीन देलाक्रोआ कौन था? तो ये यूजीन देलाक्रोआ फ्रांसीसी चित्रकार था। ओके। लॉरेंज क्लासेन कौन था? यह भी फ्रांसीसी चित्रकार था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया? और यह उत्तर है इसका कि 1832 की कुस्तुनतुनी संधि ने। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, जिसमें प्रश्न ये था कि यूनान को किस संधि के तहत स्वतंत्रता दी गई, और तो यह है 1832 की कुस्तुनतुनी संधि के तहत। तो इस तरह से इस वीडियो में सिर्फ हम पहले ही चैप्टर को हमने डिस्कस किया है, और अगर हम सेकंड चैप्टर लेते हैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को बार बार देखें तो आपको जल्दी ये प्रश्न समझ में आ जाएंगे। वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। थैंक यू।